नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारे शहरों की धमनियों और स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। और खास तौर पे हम इसके अध्याय 12 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका शीर्षक है नगरपालिका शक्तियां और अपराध। अच्छा। हाँ, ये अध्याय बताता है कि हमारे शहरों में पानी, नालियों और कचरे का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, या यूं कहें कि कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सोचना भी जरूरी है कि हमारे घरों तक साफ पानी कैसे पहुंचता है, गंदा पानी कहाँ जाता है, और जो हम कचरा फेंकते हैं उसका आखिर होता क्या है। सही बात, ये सब इसी अध्याय के दायरे में आता है। तो चलिए इस कानूनी ढांचे को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें नगरपालिका और नागरिकों की क्या भूमिका तय की गई है। तो अध्याय 12, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कि नगरपालिका को पानी की लाइनें बिछाने का अधिकार कहाँ से मिलता है। देखिए, इसकी बुनियादी धारा 216 जल प्रणाली आदि ले जाने की शक्ति। ओके, सीधे शब्दों में कहें तो ये धारा नगरपालिका या फिर जो राज्य का जल प्रदाय विभाग है उनको शहर के अंदर या बाहर पानी के पाइप या नहरें बिछाने, बदलने और उनकी मरम्मत करने की शक्ति देती है। अच्छा, तो ये वैसी शक्तियां हैं जो उनके पास शहर के अंदर नालियां बनाने के लिए होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो ही। कानून कहता है कि पानी की लाइनें बिछाने के लिए उन्हें वही अधिकार और उन्हीं प्रतिबंधों का पालन करना होगा जो नालियों के निर्माण पर लागू होते हैं। एक तरह से ये शहर के सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने और मेंटेन करने का अधिकार है। पानी की बात तो हुई, लेकिन उस पानी का क्या जो फैक्ट्रियों और कारखानों में इस्तेमाल होने के बाद गंदा हो जाता है। उसके लिए है धारा 217 व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध। व्यावसायिक बहिस्राव, इसका मतलब है फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस से निकलने वाला गंदा पानी। जी, केमिकल वाला पानी भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी फैक्ट्री अपना गंदा पानी सीधे शहर की नाली में छोड़ सकती है? नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती होगी। नहीं, इस धारा के अनुसार फैक्ट्री के मालिक या किराएदार को पहले नगर पालिका से लिखित अनुमति लेनी होगी। अच्छा। अनुमति मिलने के बाद ही वे अपने परिसर का गंदा पानी नगर पालिका की नाली में छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ खास मामलों में जहाँ कोई और कानून इजाजत देता हो वहाँ शायद बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सामान्य नियम अनुमति लेने का ही है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री नियमों को पालन ना करे, मान लीजिए वो बिना ट्रीटमेंट के केमिकल वाला पानी छोड़ रहे हो, तब नगरपालिका क्या कर सकती है? बिल्कुल, यहीं पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जिक्र है धारा 218 व्यावसायिक बहिर्स्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध में। तो ये धारा अधिकारी को कार्रवाई की शक्ति देती है? हाँ, अगर मुख्य नगरपालिक अधिकारी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो एक नोटिस जारी कर सकता है। ओके, किस तरह की गड़बड़? कानून में 3 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं। पहला है उपबंध आय, जिसके अनुसार अगर किसी व्यावसायिक परिसर में गंदे पानी के निकास का सही इंतजाम ही नहीं है। दूसरा उपबंध 2 कहता है या फिर उस परिसर की नालियां शहर की मुख्य सीवरेज लाइन से जुड़ी हुई है ही नहीं। और तीसरा? और उपबंध 3 के मुताबिक अगर उस परिसर से निकलने वाला गंदा पानी तय मानकों के अनुसार मतलब साफ नहीं किया गया है। और उस नोटिस में अधिकारी क्या करने को कह सकता है? नोटिस में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे उपबंध क के तहत अधिकारी कह सकता है कि गंदे पानी का निकास सिर्फ नोटिस में बताए गए तरीके, समय और शर्तों के अनुसार ही किया जाए और बाकी तरीकों से पानी छोड़ना बंद किया जाए। जी। फिर उपबंध ख कहता है कि अधिकारी फैक्ट्री मालिक को गंदे पानी को नगरपालिका की नाली में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करने का आदेश दे सकता है। इसके लिए कोई प्लांट वगैरह लगाने को भी कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जरूरी उपकरण या प्लांट लगाने को कहा जा सकता है। जैसे जयपुर के सांगानेर में कपड़ा छपाई की फैक्ट्रियों को अक्सर नोटिस दिए जाते हैं कि वो अपने केमिकल वाले पानी को ट्रीट करने के लिए ईटीपी प्लांट लगाएं। सही। फिर उपबंध ग के अनुसार अधिकारी नोटिस में बताए गए आकार और मटेरियल के हिसाब से एक नई नाली बनाने का भी आदेश दे सकता है। और अगर कोई पुराना प्लांट हो तो? उसके लिए है उपबंध घ। इसके तहत अगर कोई पुराना ट्रीटमेंट प्लांट, नाली या उपकरण है तो उसमें जरूरी बदलाव, सुधार या मरम्मत करने का भी निर्देश दिया जा सकता है। ये तो काफी व्यापक अधिकार है। अब एक और आम समस्या पर आते हैं जो हम अक्सर शहरों में देखते हैं,
नालों और नालियों के ऊपर ही घर या दुकानें बना लेना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और कानून इस पे बिल्कुल स्पष्ट है। धारा 219 इसी से संबंधित है। जल प्रणालों या नगर पालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण नहीं किया जाना। तो इसके नियम क्या है? सबसे पहले उपधारा 1 ये साफ तौर पर कहती है कि नगर पालिका के किसी भी नाली के ऊपर मुख्य नगरपालिक अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी इमारत, दीवार, बाड़ या किसी भी तरह का ढांचा नहीं बनाया जा सकता। रेलवे लाइन या निजी रास्ता भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं बना सकते। फिर उपधारा 2 कहती है कि अगर कोई ऐसा निर्माण बिना अनुमति के कर लेता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी को उसे हटवाने का पूरा अधिकार है। और उसे हटाने का खर्चा? वो उपधारा 3 में बताया गया है। इस अवैध निर्माण को हटाने का जो भी खर्चा आएगा वो उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने ये निर्माण किया है। और ये वसूली वैसे ही होगी जैसे टैक्स वसूला जाता है? जी हाँ, बकाया टैक्स की तरह। मतलब न केवल निर्माण टूटेगा बल्कि तोड़ने का खर्चा भी देना पड़ेगा। ये तो एक कड़ा प्रावधान है। बिल्कुल। अच्छा, कभी-कभी तो नगरपालिका के काम में दूसरी एजेंसियां भी शामिल होती हैं, जैसे रेलवे। उसका क्या प्रावधान है? धारा है धारा 220 कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर नगर पालिका को कोई पानी का पाइप या नाली किसी रेलवे लाइन के आर पार ले जानी है तो वो खुद खुदाई नहीं करेगी। तो फिर कैसे होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को देगा और फिर रेलवे अपने नियमों के अनुसार ये काम करवाएगा। और खर्चा? खर्चा नगरपालिका उठाएगी। ये सुरक्षा और समन्वय के लिए जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए किसी के घर का पानी निकालने का रास्ता सिर्फ पड़ोसी के प्लॉट से होकर ही जा सकता है। ऐसे में क्या होगा? क्या पड़ोसी मना कर सकता है? ये वाकई एक जटिल स्थिति है और कानून इसका समाधान धारा 221 में देता है। परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। तो क्या इसका मतलब है कि नगरपालिका मेरे पड़ोसी को मेरे घर की नाली के लिए उसकी जमीन खुदवाने का आदेश दे सकती है? हाँ, कुछ शर्तों के साथ। उपधारा 1 कहती है कि अगर किसी घर से पानी की निकासी का कोई और रास्ता है ही नहीं या सबसे आसान रास्ता किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन से होकर ही जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनुमति दे सकता है। लिखित अनुमति? जी, लिखित अनुमति। लेकिन ये आदेश देने से पहले जमीन के मालिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। और जमीन का मालिकाना हक? नहीं, मालिकाना हक नहीं मिलेगा, सिर्फ पाइपलाइन के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा। और एक बार आदेश मिल गया तो फिर काम कैसे होगा? उपधारा 2 प्रक्रिया बताती है। आदेश मिलने के बाद पाइप बिछाने वाला व्यक्ति जमीन के मालिक को एक उचित नोटिस देगा और फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने मजदूरों के साथ जाकर काम कर सकता है। जाहिर है इस प्रक्रिया में जमीन को नुकसान भी होगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? उपधारा 3 में इसके लिए स्पष्ट नियम है। काम करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जमीन को कम से कम नुकसान हो। अच्छा। इसमें 3 उपबंध हैं। उपबंध क के अनुसार उसे काम जल्द से जल्द पूरा करवाना होगा। ठीक है। उपबंध ख कहता है कि खोदी गई जमीन को वापस ठीक कराने का सारा खर्चा भी उसी का होगा। और अगर कोई और नुकसान हुआ तो उपबंध ग के तहत अगर जमीन के मालिक को कोई भी सीधा नुकसान होता है तो उसे उसका मुआवजा भी देना होगा। और मान लीजिए भविष्य में वो जमीन का मालिक वहां घर बनाना चाहे और वो पाइपलाइन बीच में आ रही हो? उसके लिए उपधारा 4 है। अगर ऐसा होता है तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी पाइप के मालिक को उसे हटाने, बंद करने या मोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, कानून में आदेश देने की शक्ति तो है, पर अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका का नोटिस मान ही ना रहा हो तो? इस अगर मगर का जवाब है धारा 222। दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिक अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति। अच्छा। इसकी उपधारा 1 कहती है कि अगर किसी काम को करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की है और वो नोटिस में दिए गए समय में वो काम नहीं करता तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी खुद उस काम को करवा सकता है। और खर्चा? उपधारा 2 के अनुसार काम पर जो भी खर्चा आएगा वो उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। और वसूली का तरीका? उपधारा 3 के अनुसार यह खर्चा भी टैक्स के बकाये की तरह ही वसूला जाएगा। मतलब आप काम करें या ना करें, खर्चा तो आपकी जेब से ही जाएगा। अब एक सवाल और, ये जो नालियों और पाइपलाइन से जुड़े काम हैं, क्या ये कोई भी मिस्त्री या प्लम्बर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी का पहलू आता है।
धारा 223 कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना यह सुनिश्चित करती है कि यह काम पेशेवर लोग ही करें। अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर मतलब? लाइसेंस्ड प्लम्बर। जी। उपधारा 1 के अनुसार नगर पालिका सिर्फ उन लोगों को ही लाइसेंस देगी जिनके पास तय तकनीकी योग्यता और अनुभव होगा। तो सारे काम ये लाइसेंस प्लम्बर करेंगे? हाँ, उपधारा 2 यही कहती है पानी और निकासी से जुड़े काम केवल यही कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई काम बहुत ही छोटा मोटा है तो अधिकारी किसी और को लिखित अनुमति दे सकता है। और इन प्लम्बरों के लिए भी कोई नियम कानून होंगे? बिल्कुल। उपधारा 3 के तहत नगर पालिका उपनियम बनाकर इनकी फीस, इनके कर्तव्य और अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो लाइसेंस रद्द करने जैसी शर्तें तय करेगी। ये तो हुई वो बातें जो हमें करनी चाहिए। हाँ। पर क्या कानून में उन कामों की भी लिस्ट है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? हाँ, एक पूरी लिस्ट है। धारा 224 कतिपय कार्यों का प्रतिषेध में उन कामों को गिनाया गया है जिन पर पूरी तरह से रोक है। जैसे कि? इसकी उपधारा 1 में कई बातें हैं, जैसे क नगर पालिका के किसी सर्वे के काम में बाधा नहीं डालना। ख नगर पालिका के किसी ताले, वॉल्व या मीटर को जानबूझकर नहीं तोड़ना। पानी की चोरी भी इसमें आएगी? हाँ। ग नगर पालिका के किसी जल स्रोत से अवैध रूप से पानी नहीं लेना। घ शहर की सीवरेज प्रणाली को बाधित नहीं करना। और नालियों में कचरा फेंकना? वो भी है। उंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नगर पालिका की नाली में प्लास्टिक की थैलियां या डेयरी और सुअर पालन का कचरा नहीं फेंकना। फिर च नगर पालिका के किसी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से नहीं रोकना। और छ किसी भी सार्वजनिक जल स्रोत में नहाना या उसे गंदा करना। इसमें खास बात है कि प्लास्टिक की थैलियों का अलग से जिक्र है। ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इसी धारा की उपधारा 2 में एक छोटी सी छूट दी गई है। वो क्या है? कोई व्यक्ति अपने घर के सर्विस पाइप पर लगे वाल्व को बंद कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसने उन सभी पड़ोसियों से सहमति ले ली हो जिनकी पानी की सप्लाई उससे बंद हो सकती है। अब एक बड़ा सवाल, क्या सीवरेज सिस्टम जैसे बड़े और तकनीकी काम को नगर पालिका किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप सकती है? हाँ, इसकी व्यवस्था धारा 225 में की गई है। इसका सार ये है कि नगर पालिका राज्य सरकार से मंजूरी लेकर पूरे सीवरेज सिस्टम का रखरखाव, बिल बनाने और उसे वसूलने का काम किसी सरकारी या प्राइवेट एजेंसी को सौंप सकती है। मतलब आउटसोर्स कर सकती है? जी बिल्कुल। तो ये तो हुई पानी और नालियों की व्यवस्था। अब आते हैं इस अध्याय के दूसरे और शायद आज के समय के सबसे बड़े चैलेंज पर, ठोस कचरा यानी सॉलिड वेस्ट। सही कहा आपने। अब हम चर्चा के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है धारा 226 ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन के संबंध में नगर पालिका का कर्तव्य से। तो कचरा प्रबंधन में नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य क्या है? देखिए, उपधारा 1 के अनुसार नगर पालिका की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करें। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी उन्हीं का काम है? जी, कचरा इकट्ठा करना, उसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में उसका निपटान करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना नगर पालिका का काम है। और इस काम में क्या क्या शामिल है? उपधारा 2 इसे और विस्तार से बताती है, जैसे कचरे का संग्रहण करना, चाहे वो मोहल्ले में रखे बड़े कचरा पात्र से हो या घर घर जाकर। होटल, दफ्तरों और कच्ची बस्तियां जैसे इलाकों से कचरा उठाने की विशेष व्यवस्था करना। इस तरह जमा किए गए सारे कचरे को रोजाना निपटान वाली जगह पर पहुंचाना। और जो सब्जी मंडी का कचरा होता है, उसके लिए है सब्जी मंडियों और मीट मार्केट से निकलने वाले गीले कचरे का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान या उपयोग करना। जैसे जोधपुर या बीकानेर की नगर निगम अपनी बड़ी सब्जी मंडी के कचरे से खाद बनाने का प्लांट लगा सकती है। जाहिर है इस पूरे काम में बहुत खर्चा आता होगा। क्या नगर पालिका इसके लिए नागरिकों से अलग से कोई शुल्क ले सकती है? हाँ बिल्कुल, धारा 227 इसी बारे में है। ये धारा कहती है कि नगर पालिका कचरा प्रबंधन सेवाओं के लिए नागरिकों से एक शुल्क वसूलेगी। और ये शुल्क कितना होना चाहिए? इतना कि कचरा प्रबंधन का पूरा खर्च निकल सके। और सीवरेज की तरह ही नगर पालिका ये काम और शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी भी किसी बाहरी एजेंसी को दे सकती है। एक दिलचस्प सवाल,
एक बार जब मैंने अपना कचरा घर के बाहर नगर पालिका के कूड़ेदान में डाल दिया, तो उस कचरे का मालिक कौन हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब धारा 228 ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना में है। तो वो कचरा किसका हुआ? वो नगर पालिका की संपत्ति हो जाता है। कानून कहता है कि एक बार सार्वजनिक कचरा पात्रों में कचरा डाल दिया गया या नगर पालिका की गाड़ी ने उसे उठा लिया, तो वो सारा कचरा नगर पालिका की संपत्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि कोई कबाड़ी अगर उस कूड़ेदान से कुछ निकालता है तो वो तकनीकी रूप से चोरी कर रहा है? कानूनी तौर पर हाँ। एक बार वो कचरा नगर पालिका की संपत्ति बन गया तो वही तय करेगी कि उसका निपटान कैसे करना है। और ये कचरा आखिर में जाता कहाँ है? इन लैंडफिल साइट्स को कौन तय करता है? ये धारा 229 में बताया गया है। नगर पालिका अपने क्षेत्र के अंदर या बाहर कचरे के निपटान के लिए जगह तय कर सकती है। क्या कहीं भी? नहीं, कोई भी नई लैंडफिल साइट राज्य के भूमि उपयोग कानूनों के हिसाब से ही होनी चाहिए या फिर उसे राज्य सरकार से मंजूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कचरा डालना शुरू कर दिया। हमने नगर पालिका के सारे कर्तव्य समझ लिए, लेकिन क्या इस कहानी में नागरिकों का कोई रोल नहीं है? सबसे जरूरी रोल तो नागरिकों का ही है और कानून इसे कर्तव्य के रूप में स्थापित करता है। धारा 230 परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। अच्छा, तो ये धारा सीधे सीधे नागरिकों की जिम्मेदारियों की बात करती है। जी। तो एक नागरिक के तौर पर मेरे क्या कर्तव्य हैं? कानून 4 मुख्य कर्तव्य बताता है। पहला, क अपने घर, दुकान या परिसर में नियमित रूप से झाड़ू लगाएं और सफाई रखें। ये तो बेसिक है। जी। दूसरा, ख ये सबसे महत्वपूर्ण है। कचरे को जहां वह पैदा हो रहा है, मतलब स्रोत पर ही अलग अलग करें। गीला और सूखा कचरा। हाँ, इसके लिए 3 तरह के अलग अलग डस्टबिन रखने होंगे। आई गीला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, आई सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, और आई घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे पुरानी बैटरी, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ। और बाकी के 2 कर्तव्य? ग इन सभी कचरा पात्रों को अच्छी और साफ हालत में रखें, और घ अपने परिसर के इस अलग अलग किए हुए कचरे को नगर पालिका द्वारा बताए गए समय पर और सही जगह पर डालें। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि कानून ने नगरपालिकाओं को शहरों की जीवन रेखा यानी पानी, निकासी और सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत व्यापक अधिकार दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट है कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं जीती जा सकती। धारा 230 के जरिए कानून ने जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों के कंधों पर भी डाला है। सही कहा। एक साफ सुथरा और स्वस्थ शहर केवल नगरपालिका की नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जी। और इसी के साथ हम आज के श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कानून नगरपालिका को बहुत शक्तियां और कर्तव्य देता है, लेकिन धारा 230 नागरिकों पर भी कचरा अलग करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। क्या हमारे शहरों को साफ रखने में विफलता सिर्फ व्यवस्था की है, या नागरिक कर्तव्यों के पालन में हमारी कमी भी एक बड़ा कारण है? इस पर सोचिएगा जरूर। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजीम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।